की शुरुआत करती हैं। दूसरों की जमीन पर टेढ़ी नजर रखने वाला चीन न सिर्फ जमीन पर चालबाजी करता है बल्कि समंदर में भी अपनी हरकतों से दुनिया भर को परेशान करता है। लेकिन अब हिंद महासागर में ड्रैगन का काल बनकर उतर रहा है हिंदुस्तान का हंटर किलर। एक ऐसा किलर जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन के जहाज की जल समाधि बना दे। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। समंदर में उतरेगा ड्रैगन का काल। जल में भारत का जंगी जवान। हंटर किलर से कांपेगा चीन। पानी में पानी मांगेगा ड्रैगन। चीन की हर चाल होगी नाकाम। महासागर में दम दिखाएगा हिंदुस्तान। सुन ले चीन, सुन ले पाकिस्तान, समंदर में उतर रहा है हिंदुस्तान का किलर जवान। हंटर डुबकी लगाएगा, ड्रैगन थर थर कांपेगा। हिंदुस्तान का एक ऐसा बेमिसाल वॉरियर जो समंदर में अपनी थाक जमाएगा, पल भर में पानी के अंदर दुश्मन को खाक में मिलाएगा। दुश्मन के जंगी जहाजों का शिकार करेगा हिंदुस्तान का हंटर। हिंद महासागर में दुश्मन की हर शातिर चाल पर पैनी नजर रखेगा हंटर। हिंदुस्तान के इस किलर हंटर का नाम है INS मोर मुगाओ, जो अब नेवी में शामिल होने जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए इसको काफी अहम माना जा रहा है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस INS मोर मुगाओ के नौसेना में शामिल होने पर भारत की ताकत हिंद महासागर में और बढ़ जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ रहा है। चीन की चालबाजी को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत भी अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोर मुगाओ मिलने जा रहा है, जो समुद्र में चीन के लिए काल साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS मोर मुगाओ को नौसेना में शामिल करेंगे। गाइडेड मिसाइल से लैस ये युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बी को पलक झपकते ही तबाह कर देने में सक्षम है। INS मोर मुगाओ की खूबियों की बात करें तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता, सतह से सतह और हवा में मार करने वाली मिसाइल, परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम, दुश्मन के हथियारों की जानकारी देने में सक्षम। युद्धपोत पर ASW हेलीकॉप्टर भी मौजूद। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने तैयार किया है। INS मोर मुगाओ में खूबियां: लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7,400 टन, स्पीड 30 समुद्री मील, 75% स्वदेशी उपकरण हथियार।
आईएनएस मोरमुगाओ को 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों से ऊर्जा प्राप्त होगी। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। पनडुब्बी श्रेणी के दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक मोरमुगाओ में अनगिनत खूबियां हैं। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है ताकि दुश्मन समंदर में जरा भी हरकत करे तो भारतीय युद्धपोत पलक झपकते ही दुश्मनों के जहाज को जल समाधि दिला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर, भारत पर किसी भी तरह से दुश्मन देख नजर नहीं सकता और इसकी बड़ी वजह है आईएनएस मोरमुगाओ। दरअसल इस विध्वंसक युद्धपोत को भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें बराक लगी हुई है। ये युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसकी कुछ खासियत भी आपको बताएंगे कि किस तरह ये काम करेगा और किस तरह पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला कर देगा। आइए अब जानते हैं कि इसकी खासियत क्या कुछ है। आपको बता दें कि आईएनएस मोरमुगाओ जो कि क्रूज मिसाइल है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये दुश्मन को देख सकता है और बहुत जल्द उस पर अटैक भी कर सकता है। एक एक कर आपको गिनाएंगे कि इसकी क्या कुछ खूबियां हैं। इसमें 8 मिसाइलें लगी हैं जो कि बराक मिसाइल है और यही वजह है कि ये बेहद दूरी से भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि IRBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी इसके अंदर लगे हुए हैं। MRSAM सिस्टम भी इसके अंदर है। तो आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ खासियत है। रडार की पकड़ से ये बाहर है। तो इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि दुश्मन को धूल चटाने में ये बेहद ही कारगर साबित होगा। भारत पर अब किसी भी तरह से दुश्मन देश नजर नहीं उठा सकता। चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और वहां 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 सड़क परियोजनाओं समेत कई अन्य विकास पहलों की शुरुआत करेंगे और इसके अलावा वो उमसा वालवली में भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि IIM शिलोंग का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में एक स्पॉन प्रयोगशाला और मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। त्रिपुरा में पीएम नरेंद्र मोदी 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आरंभ करेंगे। तो आज मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर को बड़ी सौगातें दी जाने वाली है। आज पीएम की तरफ से विकास की कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे और साथ ही आज मेघालय और त्रिपुरा पहुंचेंगे जहां की जनता को तोहफा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर की 2 बड़ी सौगात और विकास की कई बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देंगे। तो 4 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत भी होने जा रही है। आज दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का मेघालय और त्रिपुरा में। इस दौरान दोनों ही जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी और आम जनता से संवाद भी उनका होने वाला है। तो पूर्वोत्तर को ये बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज करोड़ों का तोहफा पूर्वोत्तर को मिलने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो लगातार विकास को लेकर अग्रसर है मोदी सरकार। त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा पर आज पीएम नरेंद्र मोदी है। 6800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। मिशन पूर्वोत्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी, आपको हम बता दें, सड़क, आवास, कृषि, दूर संचार के क्षेत्र में सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए। इसके साथ ही वहां मौजूद कई मंत्रियों से पीएम मोदी मुलाकात भी करेंगे।
सड़क परियोजनाओं की शुरुआत भी आज होने जा रही है और उनके दौरे को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं, उनका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा पर रहने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से रहने वाला है आज, क्योंकि मिशन पूर्वोत्तर पर है। प्रधानमंत्री त्रिपुरा पहुंचेंगे, मेघालय भी पहुंचेंगे। 6800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। विकास की सौगात दी जाएगी। सड़क, आवास, कृषि, दूरसंचार क्षेत्र में सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और इसी के साथ उमसावली में IIM शिलोंग का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके बाद अगरतला में PMAYG लाभार्थियों को सौगात भी दी जाएगी। यहां से आगे 4 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं पीएम मोदी आज और कई कार्यक्रम उनके तय हैं। बड़ी विकास की सौगात आज मिलने वाली है। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, जो सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी सौगात आज मिलने जा रही है। 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसकी सौगात भी मिलेगी आम जनता को। 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। तैयारियां पूरी हो चुकी है, इंतजार हो रहा है बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का। तो पाकिस्तान की महिला मंत्री शाजिया ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शाजिया ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। शाजिया ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। शाजिया का यह बयान उस समय आया है जब भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से तीखा विरोध उनका हो रहा है। जो बयान दिया था बिलावल भुट्टो ने, भारत भर में आक्रोश है। तमाम बीजेपी के नेता उनका आक्रोश जता रहे हैं अपना और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन इन सब के बीच अब एक और बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आ चुका है। पाकिस्तान की मंत्री हैं ये शाजिया। गीदड़ भभकी के तौर पर उन्होंने कहा, उनके तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से भारत विरोध कर रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सुनने वाला नहीं है, इस तरीके से बयान दिए गए हैं। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है। और पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऐलान सामने आया है। 23 दिसंबर को 2 विधानसभा भंग करेंगे। पंजाब खैबर की विधानसभा भंग होने जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इमरान के बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरी सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। मैंने बाजवा के बारे में तब नहीं बोला जब वो सेना प्रमुख थे। मैं सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहता, ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का। तो इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया है कि विधानसभा को भंग किया जाएगा। इसकी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। 23 दिसंबर को 2 विधानसभा भंग करने वाले हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है और साथ ही सेना के अधिकारी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से। दोनों राज्यों में इमरान की पीटीआई की सरकार है और वहां पर विधानसभा को भंग करने की तैयारी कर ली गई है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से। अखिल भारतीय सूफी परिषद के अध्यक्ष हजरत चिश्ती ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो पर जमकर लताड़ लगाई और नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया शब्दों का जहरीली हो चुकी है उनकी भाषा बेहद ही कड़वी है, जिसकी निंदा करता हूं।
तो नसीरुद्दीन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो बिलावल भुट्टो ने कहा, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, बेहद गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भारत में हर कोई उनका विरोध कर रहा है। इसी बीच नसीरुद्दीन ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो को उनका जो बयान है वो बेहद गलत और उनकी तरफ से लताड़ भी लगाई गई है उन्हें। पाक की जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से हरकतें की जाती है, बयानबाजियां दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, अब पूरे भारत में गुस्सा हर किसी में देखा जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता बल्कि उनके अलावा भी जो आम नागरिक है वो भी अपना विरोध यहाँ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हजरत सैयद चिश्ती ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी बिल्कुल सुरक्षित है और जिस तरीके से भुट्टो ने बयान दिए वो बेहद ही गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा बेहद जहरीली हो चुकी है और बहुत ही गंदी भाषा है। उनकी भाषा की कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीरी पंडितों को जल्द इंसाफ मिल सकता है, इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के इंसाफ की घड़ी आ गई है, पुराने केस की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। तो कश्मीरी पंडितों को जल्द इंसाफ मिल सकता है अब, इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर दिया। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कश्मीर पंडितों के इंसाफ की घड़ी अब बेहद नजदीक है, पुराने केस की जल्द जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुराने मामले की भी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे सजा भी दी जाएगी। मनोज सिन्हा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, टारगेट किलिंग उनकी हो रही है, इस पर भी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए हम खड़े हैं और उन्हें एक बार फिर से कश्मीर में बसाया जाएगा। तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर के लगातार उनकी तरफ से काम भी किए जा रहे हैं। आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की हत्याएं किस तरीके से कौन कौन से साल में की गई। देखिए 2020 में एक हत्या कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। साल 2022 की बात की जाए तो 4 हत्याएं हुई हैं कश्मीरी पंडितों की और लगातार उन्हें निशाना बनाया जाता है। 2021 में भी 4 हत्याएं। तो ऐसे में अब मनोज सिन्हा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी सजा दी जाएगी। तो कश्मीरी पंडितों को अब इंसाफ मिल सकता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पुराने मामले भी खंगाले जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कश्मीरी पंडितों की अब तक कितनी हत्याएं हुई वो आपको बता रहे हैं। साल दर साल ये मामले बढ़ते गए। साल 2022 जब 4 हत्याएं हुई कश्मीरी पंडितों की, साल 2021 जब 4 हत्याएं हुई और साल 2020 में 1 हत्या हुई है। और इससे पहले भी देखा गया, मनोज सिन्हा की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से बसाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के अब आतंकियों में बौखलाहट तेज हो गई है, निशाना और बनाया जा रहा है। लेकिन मनोज सिन्हा जो लगातार अब उनके साथ खड़े हैं कश्मीरी पंडितों के और उनके लिए काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब माहौल बदलेगा और हम खड़े हैं, इंसाफ उन्हें हम दिलाएंगे। जो भी पुराने केस हैं उनकी भी जांच अब की जाएगी और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे सबको सजा मिलेगी। कश्मीरी पंडितों के लिए ये राहत भरी खबर। तो वहीं हरियाणा में मंत्री अनिल विज ने सेना के चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। अनिल विज ने कहा कि इस घटना के बाद तो चीन की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन चीन के जो भी है वहाँ हिंदुस्तान में बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के बयान सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं तो सेना से कहूँगा कि आप लोग बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़िए और देश के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे हम निपट लेंगे। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और चेतावनी दी है चीन के सैनिकों को।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सीएम ममता और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बड़ी बहस भी हो गई। सीएम ममता ने बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने का विरोध किया था। वे इससे पहले भी इस मुद्दे पर विरोध कर रही हैं। तो बीते दिन ये बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। अलग अलग राज्यों के भी यहाँ पर नेता मौजूद रहे। तमाम समस्याओं पर बातचीत हुई, लेकिन इस बीच सुरक्षा का मुद्दा जो अहम रहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पर मौजूद रही। अमित शाह के साथ अपनी बातें सामने रखी गई हैं। बीएसएफ के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। और इसी बीच बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें आपकी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होनी है दिल्ली में। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। 2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी बैठक करने जा रही है। 2024 की तैयारियों पर यह बैठक होने वाली है और चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होगी दिल्ली में। सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी है। 2024 की तैयारियों पर यह बैठक होगी। जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई हो चुका है। गुजरात में भी कुछ सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। अब 2024 की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। आज बैठक होने जा रही है और इसमें मंथन किया जाएगा, रणनीति पर काम किया जाएगा आगे के लिए। जी हाँ, क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है और साथ ही कौन सी वो बड़ी चुनौती जिससे लड़ने की जरूरत है, इन तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। पठान फिल्म पर मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। बेशर्म शब्द को मूवी से हटाया जाए, पठान फिल्म को नहीं चलने देंगे, ये कहा। शाहरुख खान माफी मांगे, ये भी कहा गया है। और साथ ही कहा कि भगवा शांति का प्रतीक है और इस गाने में दीपिका ने भगवा कलर के कपड़े पहने और इसी को लेकर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस गाने से बेशर्म शब्द को हटाना चाहिए, पठान फिल्म को हम नहीं चलने देंगे। मूवी को लेकर तो मुझे लगता है कि पठान मूवी को लेकर जो भगवा रंग है, इस भगवा रंग का अपमान करने का काम किया है। ये बेशरम रंग है, इसी तरह की टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है कि भाई इसीलिए भगवा रंग का अपमान है। बीजेपी के लोग तो इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह गौतम बुद्ध जी थे, उनके चूवर का रंग भी भगवा था। तो भगवा ये शांति का प्रतीक है। उसका बेशरम रंग ऐसा उनको संबोधित करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए शाहरुख खान ने माफ़ी मांगनी चाहिए और जो बेशरम शब्द है उसको तो निकालना चाहिए। पठान। तो वहीं भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का मिशनरी स्कूल को लेकर बड़ा बयान सामने आया। शनिवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने कहा कि शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार मत करो। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना, अगर कराया तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों से कह दो कि शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार मत करो। शिक्षा दे देश की लोक कल्याण के लिए, ये कहा गया है। तो मिशनरी को लेकर यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया गया है। भोपाल के बीजेपी विधायक है रामेश्वर शर्मा, इनकी तरफ से ये साफ कहा दिया गया है कि आप शिक्षा दें देश के भविष्य के लिए।